अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। आज का लेक्चर इस सिलसिले का फोर्थ पार्ट है। आज हम स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें अनबैलेंस मॉडल मींस अनइक्वल सप्लाईज एंड डिमांड्स, जिसे हम अनबैलेंस मॉडल कहते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले अनबैलेंस मॉडल की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास तीन प्लांट्स हैं WXY और तीन वेयर हाउसेज हैं A, B एंड C। प्लांट W जो है उसकी सप्लाईज हैं 200 यूनिट्स, जबकि प्लांट X के पास 175 यूनिट्स हैं और प्लांट Y के पास 75 यूनिट्स हैं टू सप्लाई। वेयर हाउस A की डिमांड है 250 यूनिट्स, B की डिमांड है 100 यूनिट्स और C की डिमांड है 150 यूनिट्स। तो इस तरह से टोटल जो सप्लाईज हैं वो 450 यूनिट्स हैं, जबकि डिमांड 500 यूनिट्स की डिमांड है। सो दिस वे डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। तो ये अनबैलेंस मॉडल बन गया। क्योंकि इसमें सप्लाईज कम है तो हम यहाँ पे एक डमी रो बनाएंगे, डमी सप्लाईज क्रिएट करेंगे, डमी प्लांट क्रिएट करेंगे। उसकी सप्लाई होगी जो इन डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है, यानी कि 500 माइनस 450। तो जो डमी सप्लाई होगी उसके पास 50 यूनिट्स होने चाहिए। देन ये मॉडल हमारा बैलेंस मॉडल हो जाएगा। तो अब हम इसमें डमी सप्लाई क्रिएट करते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा रो बनाते हैं, डमी रो। अब हमने यहाँ पे एक नीचे टेबल क्रिएट किया है जिसमें हमने ये एक डमी प्लांट। अब इसमें हमारे पास इनके कैपेसिटीज, प्लांट W की कैपेसिटी हमें गिवन है 200 यूनिट्स, प्लांट X की कैपेसिटी 175 यूनिट्स, प्लांट Y की कैपेसिटी 75 यूनिट्स, जबकि वेयर हाउस A की डिमांड है 250 यूनिट्स, वेयर हाउस B की डिमांड है 100 यूनिट्स और वेयर हाउस C की डिमांड है 150 यूनिट, जो कि ये टोटल डिमांड बनती है 500। जबकि टोटल सप्लाईज हमारे पास थी 450 यूनिट्स और 50 यूनिट्स का गैप था। तो यहाँ पे जो डमी प्लांट हमने बनाया उसकी सप्लाई रख देंगे 50 यूनिट्स। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है हर एक की, ये एज इट इज लिख देंगे 6, 4, 9, ये 10 है। प्लांट X से वेयर हाउस B के लिए 5 है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, C वेयर हाउस के लिए 8 है, प्लांट Y के लिए 12, प्लांट Y से वेयर हाउस B के लिए 7 और प्लांट Y से वेयर हाउस C के लिए 6। और ये जो हमने डमी प्लांट क्रिएट किया है, क्योंकि ये डमी है, लिहाजा यहाँ से इनकी जो कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो 0 होगी। ये हमारा बैलेंस मॉडल बन गया है। अब इसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को यूज करते हुए ये हमारे इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट W के पास 200 यूनिट्स सप्लाई अवेलेबल है, जबकि वेयर हाउस A की डिमांड 250 यूनिट्स है। इस सप्लाई और डिमांड में प्लांट W की सप्लाई और वेयर हाउस A की डिमांड में जो स्मॉलर नंबर है वो 200 है। तो हम यहाँ पे 200 यूनिट्स जो है वो सप्लाई कर देंगे प्लांट W से वेयर हाउस A को। तो ये प्लांट W के पास अब सप्लाई जो वो 0 हो जाएगी, जबकि वेयर हाउस A की जो 50 यूनिट्स डिमांड अभी स्टिल बाकी है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए अब हम नेक्स्ट चलेंगे प्लांट X के पास। प्लांट X के पास 175 यूनिट्स अवेलेबल है, जबकि वेयर हाउस को सिर्फ 50 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से हम 50 यूनिट सप्लाई कर देंगे। इस तरह से वेयर हाउस A की डिमांड पूरी हो जाएगी, जबकि प्लांट X के पास 125 यूनिट्स जो है बैलेंस मौजूद होगा, स्टॉक में मौजूद होगा। यहाँ से हम चलेंगे अब, क्योंकि वेयर हाउस A की डिमांड पूरी हो चुकी है। सो अब हम वेयर हाउस B की तरफ। वेयर हाउस B को की डिमांड जो है वो 100 यूनिट है, जबकि प्लांट X के पास 125 यूनिट्स अवेलेबल है। ये 125 और 100 में से 100 स्मॉलर नंबर है। वेयर हाउस B की डिमांड कम है, जबकि स्टॉक X का ज्यादा है। सो 100 यूनिट्स यहाँ से सप्लाई कर दिए जाएंगे वेयर हाउस B को, जिससे वेयर हाउस B की डिमांड फुलफिल हो जाएगी और उसका बैलेंस डिमांड 0 हो जाएगा, जबकि प्लांट X के पास स्टिल 25 यूनिट्स जो हैं वो स्टॉक में अवेलेबल है। यहाँ से हम चलेंगे वेयर हाउस C की तरफ, क्योंकि वेयर हाउस B की डिमांड फुलफिल हो चुकी है। तो वेयर हाउस C उसकी डिमांड है 150 यूनिट्स, जबकि प्लांट X के पास सिर्फ 25 यूनिट्स है। लिहाजा यहाँ से 25 यूनिट्स जो है वो वेयर हाउस C को सप्लाई कर दिए जाएंगे फ्रॉम प्लांट X, जिससे प्लांट X का स्टॉक जो है वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जबकि वेयर हाउस C की डिमांड स्टिल 125 यूनिट्स बाकी है। यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट प्लांट Y की तरफ। वेयर हाउस C को अभी भी 125 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी डिमांड है, जबकि प्लांट Y के पास भी उसके डिमांड के मुताबिक स्टॉक पूरा नहीं है, सिर्फ 75 यूनिट्स हैं। लिहाजा हम यहाँ से 75 यूनिट्स जो है वो सप्लाई कर देंगे वेयर हाउस C को, जिससे प्लांट Y का जो स्टॉक है वो भी खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि वेयर हाउस C की डिमांड अभी स्टिल 50 यूनिट्स बाकी है।
ये 50 यूनिट्स अब हम यहाँ पे चूंकि स्टॉक सारा खत्म हो चुका तीनों प्लांट्स के पास और वेयर हाउस सी की डिमांड चूंकि बाकी थी, हम इसको डमी में डाल देंगे। यहाँ पर डमी में डालने से हमारे पास ये डमी ये बैलेंस 0 हो जाएगा और ये वेयर हाउस सी की डिमांड भी यहाँ पे 0 हो जाएगी और ये हमारे पास जो यहाँ पे तमाम स्टॉक्स 0 हो गए, तमाम रिक्वायरमेंट्स डिमांड 0 हो गई। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सिचुएशन आ गई है। इसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन जो हम उसका समरी टेबल तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका स्केड्यूल प्लान करते हैं इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन का कि कौन से प्लांट से किस वेयर हाउस को कितने यूनिट्स किस कॉस्ट पे ट्रांसपोर्ट हुए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। और ये देखते हैं इसका समरी टेबल प्रिपेयर करते हुए हमारे पास यहाँ पे प्लांट W से वेयर हाउस A को 200 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं। तो प्लांट W से वेयर हाउस A को 200 यूनिट्स और इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी $6 और ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई 6, ये बन जाएगा हमारे पास 1200। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट X से वेयर हाउस A को 50 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं। प्लांट X से वेयर हाउस A को 50 यूनिट्स और इन 50 यूनिट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो $10, ये बन जाएगा 500। नेक्स्ट हमने प्लांट X से वेयर हाउस B को हम 100 यूनिट सप्लाई किए हैं। तो प्लांट X से वेयर हाउस B को 100 यूनिट्स, ये 100 यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पे और इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी 5, तो 5 टाइम 100 ये 500 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास हमने 25 यूनिट सप्लाई किए हैं वेयर हाउस C को प्लांट X से, ये वेयर हाउस C को यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं प्लांट X से और ये 25 यूनिट्स हैं और इनकी कॉस्ट है 8। तो ये 25 यूनिट एट द कॉस्ट ऑफ 8 पर यूनिट, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 200। नेक्स्ट वन 75 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं प्लांट Y से वेयर हाउस C को, प्लांट Y से वेयर हाउस C को 75 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए और उनकी कॉस्ट है 6। ये 75 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 450 कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ये टोटल यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं। अब इनको हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 1200 प्लस 500, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 2 24 एंड 28 50 जो है ये टोटल कॉस्ट आएगी। इनिशियल कॉस्ट इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया, इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये इसका कैजुअल एज वेल एज टोटल कॉस्ट। ये था हमारा पहला अनबैलेंस्ड मॉडल जिसमें हमने एक डमी रो क्रिएट की या डमी प्लांट क्रिएट की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास ये एक टेबल नीचे गिवन है जिसमें 3 प्लांट्स हैं, प्लांट 1, 2 एंड 3 और 3 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट A, B एंड C। उनकी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स और कैपेसिटीज गिवन है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स एंड कैपेसिटीज इक्वल हैं, बट विद इन द प्रॉब्लम इसमें हमें ये मेंशन है इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 30 लोड्स ऑफ कंक्रीट पर डे एट प्लांट 3 द प्लांट कैपेसिटी इज डबल टू 60 लोड। इसको डबल करके 60 लोड कर दिया गया, यहाँ पे इसको डबल कर दिया गया इस कैपेसिटी को, इसको 60 बना दिया गया। फाइंड द न्यू ऑप्टिमल सोल्यूशन, हमने न्यू ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना यूजिंग कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अभी हम यहाँ पे ये स्टेपिंग स्टोन मेथड की बात नहीं करेंगे, जस्ट हम इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे और बाकी ये सारी चीज़ें हम इनको डिस्कस अभी नहीं करेंगे। अभी हम जस्ट इसकी बात करेंगे इसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन हम कैसे निकालना है। इसकी जो टोटल कैपेसिटीज़ हैं वो 70 प्लस 50, 120 प्लस 60 ये 180 हो गई हैं। तो ये अनबैलेंस मॉडल हो गया। डिमांड लेस है कैपेसिटीज़ से, जब डिमांड लेस होगी कैपेसिटी से तो हम एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक डमी प्रोजेक्ट इस हिसाब से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, तो लिहाजा यहाँ पे एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास प्लांट 1 की कैपेसिटी है 70 यूनिट, प्लांट 2 की कैपेसिटी है 50 यूनिट्स और प्लांट 3 की कैपेसिटी जो न्यू मॉडिफाइड कैपेसिटी वो 60 यूनिट्स। इस तरह से ये बनेंगे 180 यूनिट्स टोटल कैपेसिटी है, जबकि प्रोजेक्ट A की रिक्वायरमेंट है 40 यूनिट्स, प्रोजेक्ट B की रिक्वायरमेंट 50 यूनिट है और C की रिक्वायरमेंट 60 यूनिट है। तो ये 150 यूनिट्स बनते हैं। 30 यूनिट्स का डिफरेंस है तो वो हम यहाँ पे डमी प्रोजेक्ट में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये मॉडल जो है ये बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है। प्लांट 1 से प्रोजेक्ट A के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 10, प्लांट 1 से प्रोजेक्ट B के लिए कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 4, ये 11 है और चूँकि हमने ये डमी प्रोजेक्ट क्रिएट किया लिहाजा इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो 0 होगी। इसी तरह से प्लांट 2 से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं प्रोजेक्ट A, B, C के लिए वो हैं 12, 5
और 8 और डमी 0 आ जाएगी इसमें भी। प्लांट 3 के लिए हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 9 है ए प्रोजेक्ट के लिए, बी के लिए 7 है और सी के लिए 6 है, जबकि यहाँ पे डमी के लिए 0 आ जाएगी। तो ये हमारा टेबल जो है वो अब बैलेंस मॉडल बन चुका हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को हम नॉर्थ वेस्ट से भी कर सकते हैं और लीस्ट कॉस्ट से भी। हमें यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कहा गया तो इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड्स के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसको 40 यूनिट्स की डिमांड है प्रोजेक्ट ए की, जबकि प्लांट 1 के पास 70 लोड्स ऑफ कंक्रीट मौजूद हैं, लिहाजा 40 लोड्स जो हैं वो यहाँ से प्रोजेक्ट ए को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, शिप कर दिए जाएंगे। तो ये 40 लोड्स यहाँ से चले जाएंगे प्रोजेक्ट ए पे, तो ये प्रोजेक्ट ए की डिमांड पूरी हो जाएगी। जबकि प्लांट 1 के पास 30 लोड्स ऑफ कंक्रीट जो हैं वो अभी स्टिल बाकी हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे, चूँकि अभी प्लांट 1 की कैपेसिटी 0 नहीं हुई। प्रोजेक्ट बी, उसके रिक्वायरमेंट है 50 लोड, जबकि प्लांट 1 के पास 30 लोड्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ से 30 लोड्स भी दे दिए जाएंगे प्रोजेक्ट बी को। और यहाँ से इस तरह से प्लांट 1 के पास जो कंक्रीट था वो स्टॉक ख़त्म हो गया, 0 हो गया, जबकि प्रोजेक्ट बी की डिमांड अभी स्टिल 20 कंक्रीट लोड्स की बाकी है। तो अब हम यहाँ से प्लांट 2 के पास मूव करेंगे। प्लांट 2 से उसके पास 50 लोड्स मौजूद हैं, तो 20 यूनिट्स यहाँ से भेज दिए जाएंगे प्रोजेक्ट बी को, और ये इस तरह से इसकी ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी। जबकि प्लांट 2 के पास जो है इस वक्त बैलेंस जो है वो 30 लोड्स रह जाएगा। यहाँ से हम मूव करेंगे प्रोजेक्ट सी की तरफ। सी की डिमांड 60 यूनिट है, 30 यूनिट्स प्लांट 2 के पास अवेलेबल है, 30 लोड यहाँ से इसको सप्लाई कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पे प्लांट 2 की सप्लाई कैपेसिटी 0 हो जाएगी, जबकि प्रोजेक्ट सी की जो डिमांड है वो 30 लोड स्टिल बाकी है। यहाँ से प्लांट 3 की तरफ चलेंगे। प्लांट 3 से 60 यूनिट्स उसके पास लोड मौजूद है, जबकि 30 का लोड जो यहाँ से प्रोजेक्ट सी को सेंड कर दिया जाएगा, और यहाँ पे इसके पास प्लांट 3 के पास 30 लोड्स जो हैं वो बाकी बच जाएंगे, और ये 30 लोड जो है यहाँ पे डमी में डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसके तमाम डिमांड्स और सप्लाईज जो हैं वो इक्वल हो गई हैं। अब हम इसका समरी टेबल प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे समरी टेबल प्रिपेयर करते हुए प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए को 40 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए हमने, और इस पर लोड कॉस्ट है 10, ये टोटल बन जाएगी 40 × 10 400। इसी तरह से 30 लोड्स प्लांट 1 से प्रोजेक्ट बी को ट्रांसपोर्ट हुए और कॉस्ट है इनकी 4, ये बन जाएगी 120। उसके बाद हमारे पास प्लांट 2 से प्रोजेक्ट बी को 20 लोड्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं और उनकी कॉस्ट है 5, ये टोटल आ जाएगी 100। नेक्स्ट प्लांट 2 से प्रोजेक्ट सी को 30 लोड्स एट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 8 पर लोड, ये बन जाएगा हमारे पास 240। एंड लास्ट वन इज 30 लोड्स ट्रांसपोर्ट हुए प्लांट 3 से प्रोजेक्ट सी को एट द कॉस्ट ऑफ 6, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1040। तो इस तरह से ये हमारा इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन आ गया बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और इसकी टोटल कॉस्ट होगी 1040। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक स्पेशलिटी ये भी है कि यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड है वो यहाँ पे कॉलम में है इंस्टेड ऑफ रो। पिछले जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसके अंदर डिमांड हमें रो में गिवन होती थी, यहाँ पे इस जगह पर अब डिमांड की जगह पे कैपेसिटी लिखी हुई है और कैपेसिटी की जगह पर डिमांड लिखी हुई है। वन वे इज कि आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं, इनको आप चेंज कर लें, दोबारा से इस टेबल को रीराइट कर लें इस तरह से कि डिमांड जो है वो नीचे रो में आ जाए और कैपेसिटी की जो है वो डिमांड की जगह पे चली जाए। तो हमने इसको इसी तरह से किया, इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नेम यूज कर लिए, ब्लू अर्थ के लिए मैंने बी यूज कर लिया, यहाँ पर चीरो के लिए ये इसका सी स्टार्टिंग लेटर ये यूज कर लिया, डिमॉइंस के लिए इसका डी स्टार्टिंग लेटर ये यूज कर लिया टाइम को बचाने के लिए। इसी तरह से जो हमारे पास डिमांडिंग सिटीज हैं इसमें सप्लायर्स हैं, डिकेटर का डी यूज कर लिया, मिनियोपोलिस का एम यूज कर लिया है, और कार्बनडेल का यहाँ पे हमने सी यूज कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये लेटर्स को यूज करते हुए अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डिकेटर जो है इसकी सप्लाई 300 यूनिट्स है, तो डिकेटर के सामने यहाँ पे हम सप्लाई उसकी लिख देते हैं 300 यूनिट्स। मिनियोपोलिस उसकी सप्लाईज हैं या कैपेसिटी है उसकी 200 यूनिट्स, तो ये मिनियोपोलिस एम के सामने लिख दी है। थर्ड है हमारे पास कार्बनडेल प्लांट जो है हमारा तीसरा, और उसकी जो सप्लाईज हैं वो है 150 यूनिट्स, तो ये कार्बनडेल सी के सामने यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये उसकी कैपेसिटी आ गई प्लांट की 150 यूनिट।
इसी तरह से जो डिमांडिंग सिटीज है हमारे पास, वो हमारे पास है ब्लू अर्थ है। ब्लू अर्थ की डिमांड है 250 यूनिट, तो ये बी के नीचे हम लिख देते हैं, बी के नीचे ब्लू अर्थ की डिमांड 250 यूनिट। सेकेंड जो डिमांडिंग सिटी है वो है हमारे पास चीरो। चीरो की डिमांड जो है वो 200 यूनिट्स है, यहाँ पे इसके सामने हमने 200 सी के नीचे लिख दिया। एंड थर्ड जो डिमांड्स हमारा जो डिमांडिंग सिटी है, जहाँ पे हमने ये सप्लाईज भेजनी है, उसकी डिमांड 350 यूनिट है, तो ये हमने डी के नीचे हम इसकी डिमांड लिख देते हैं 350 यूनिट। अगर हम कैपेसिटीज को ऐड करें 3 + 2 5, 5 + 1 650 बनती है ये, और जबकि हमारे पास जो डिमांड है वो 250 + 200 + 350, तो ये बनती है 800। डिमांड जो है वो 800 यूनिट्स है, कैपेसिटीज जो है वो 650 है, तो 150 यूनिट्स का जो यहाँ पे डिफरेंस है, ये 150 यूनिट्स यहाँ पे हम डमी डाल देंगे। ये डमी हमने एक प्लांट क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारे पास इनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे पास डिकेटर से ब्लू अर्थ के लिए है, डिकेटर से ब्लू अर्थ के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20 है, डिकेटर से चीरो के लिए 25 है, डी से सी के लिए 25 है, डिकेटर से डिमाइंस के लिए डी से डी के लिए $22 है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मिनियोपोलिस से ब्लू अर्थ के लिए 17 है, मिनियोपोलिस एम से ब्लू अर्थ के लिए 17, मिनियोपोलिस से चीरो के लिए 27 और मिनियोपोलिस से डिमाइंस के लिए 25। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इनकी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में थी, इसको हमने फर्स्ट रो में लिख दिया। सेकंड कॉलम पूरे को हमने सेकंड रो बना दिया। इसी तरह से अब थर्ड कॉलम को हम यहाँ पे थर्ड रो बना देंगे। थर्ड रो में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 21, 20, 22 और ये 150 आ गई उसकी वेस्टी। तो ये इस तरह से हमने इसको टेबल को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और डमी के यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। और अब इसके बाद हमारे पास ये एक बैलेंस मॉडल बन गया हुआ है। अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड टू फाइंड इनिशियल फिजिबल, क्योंकि इसमें हमें मेंशन नहीं था कौन सा मेथड यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पे अपनी मर्जी से दोनों में से कोई भी कॉस्ट से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है। 0 को एक्सक्लूड करते हुए, अब 0 को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट हमारे पास है जी 17। हम यहाँ से शुरू करेंगे 17 से, तो हमारे पास यहाँ पे इस 17 के लिए ये ब्लू अर्थ और मिनियोपोलिस, ये दो सिटीज हैं। यहाँ पे हम मिनियोपोलिस से ब्लू अर्थ को सेंड करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 17 है, ब्लू अर्थ की डिमांड 250 यूनिट्स है, मिनियोपोलिस के पास 200 यूनिट्स अवेलेबल है, लिहाजा हम यहाँ पे 200 यूनिट्स जो है यहाँ से सप्लाई कर देंगे। अब ये इसकी मिनियोपोलिस की सप्लाईज जो है वो 0 हो गई हैं, और ब्लू अर्थ जो है उसकी डिमांड 50 यूनिट्स स्टिल बाकी है। अब यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड में आपको जैसे मालूम है, अगर कॉलम में 0 आ जाए बैलेंस, तो उस कॉलम में रिमेनिंग जो इतने सेल्स होते हैं उनको क्रॉस कर देंगे, और अगर रो में हमारे पास बैलेंस 0 आ जाए तो उस रो के तमाम बाकी सेल्स क्रॉस कर देती हैं। अब यहाँ पे इस रो के अंदर हमारे पास ये इसका बैलेंस जो है वो चूंकि ये 0 आ गया हुआ है, लिहाजा इस पूरी रो के अंदर जो हमारे पास जो सेल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे ये भी क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट को हम तलाश करते हैं। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट हमारे पास 20 है, और 20 दो जगह पे है, ये भी 20 हमारे पास है और ये भी 20 है। इन दोनों में से किसी एक को यूज कर लेंगे। डिकेटर से हम यहाँ पे ब्लू अर्थ को सेंड करते हैं। डिकेटर्स के पास 300 यूनिट्स हैं, जबकि ब्लू अर्थ की जो डिमांड वो 50 यूनिट्स बाकी है, तो यहाँ पे हम इसको ये 50 यूनिट सप्लाई कर देंगे ब्लू अर्थ को डिकेटर से। डिकेटर के जो बैलेंस सप्लाई रह जाएंगी वो 250 यूनिट्स रह जाएंगी, जबकि ब्लू अर्थ के जो डिमांड है वो 0 हो जाएगी। अब इस कॉलम में चूंकि 0 हो गया है, तो इस कॉलम के जो रिमेनिंग सेल्स हैं, यानी कि ये वाला सेल, इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट हमारे पास ये 20 हमारे पास क्या है जी, यहाँ से कार्बनडेल से चीरो के लिए, चीरो की डिमांड 200 यूनिट्स है, जबकि कार्बनडेल के पास 150 यूनिट सिर्फ अवेलेबल है, लिहाजा यहाँ से हम कार्बनडेल से 150 यूनिट्स चीरो को सप्लाई कर देंगे। कार्बनडेल के पास स्टॉक 0 हो जाएगा और चीरो की डिमांड जो है वो स्टिल 50 यूनिट्स बाकी बच जाएगी। क्योंकि कार्बनडेल में हमारे पास ये 0 हो गया हुआ है, लिहाजा इसका जो रिमेनिंग सेल है वो इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। रिमेनिंग सेल इसका एक था, ये क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट हम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट हमारे पास है जी ये $22। दो ही कॉस्ट बची हैं, एक 22 और दूसरी 25 है। दोनों में से स्मॉलर जो है $22 कॉस्ट है, लिहाजा $22 पे जाएंगे। अब $22 हमारे पास क्या जी, यहाँ से हम डिकेटर से डिमाइंस की तरफ, डिकेटर के पास जो 250 यूनिट्स अवेलेबल हैं, जबकि डिमाइंस की जो डिमांड है वो 350 यूनिट्स है, तो हम यहाँ से 250 यूनिट्स यहाँ से इसको सप्लाई कर देंगे। 250 यूनिट सप्लाई कर दिए, कैपेसिटी इसकी 0 हो जाएगी, जबकि हमारे पास डिमाइंस की डिमांड जो है वो 250 में माइनस करेंगे तो बैलेंस 100 यूनिट रह जाएगी। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट हमारे पास एक ही अब सेल बचा है 25।
तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर ये इंडिकेटर के पास स्टॉक खत्म हो गया हुआ है, लिहाजा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। इसको हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया। इसका मतलब हमारे पास अब ये जो बैलेंस बच गए हैं 150 यूनिट्स, ये डमी में जाएंगे। यहाँ पे जो डिमांड्स बाकी हैं, वो चीरो की डिमांड अभी 50 यूनिट बाकी है, तो ये डमी में इसमें डाल देंगे। और इसी तरह से जो डिमांड हमारे पास बाकी है डिमांड्स की 100 यूनिट्स, वो यहाँ पे डमी में डाल देंगे। तो इस तरह से ये चीरो का डिमांड बैलेंस 0 हो जाएगी, डिमांड्स की भी 0 हो जाएगी, और जो डमी स्टॉक था वो भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो उसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन आ गया है। अब इसका हम यहाँ पे समरी टेबल बना देंगे और इसमें ये सारा स्केड्यूल प्लान कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मालूम है जैसे कि लीस्ट कॉस्ट मेथड में होता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में तो एक ही जगह पे डमी में फिगर बचती है। यहाँ पे जो डमी फिगर बची है वो एक से ज्यादा सेल्स में भी आ सकती है। और सेकेंडली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आखिरी सेल में डमी के अंदर लिखते होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी जगह आ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो सेल सिर्फ बच गया हुआ है, बाकी दोनों सेल्स में हमारे पास यहाँ पे डमी में इधर 50 यूनिट आ गया, इधर 100 यूनिट आ गया, तो ये सेल जो हमारा खाली रह गया। तो नॉर्थ वेस्ट में हमेशा इसमें जहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे हमेशा सिर्फ डमी आता है, बाकी सेल्स जो है वो खाली रहते हो। तो ये फर्क है डमी के अंदर। समरी टेबल बनाते हुए हम यहाँ पे हमें लीस्ट कॉस्ट के सीक्वेंस का यहाँ पे हमें उसको कंसिडर करना जरूरी नहीं होता है। यहाँ पे आप सिंपल जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम समरी टेबल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इसका समरी टेबल प्रिपेयर कर देंगे विदाउट कंसीडरिंग द सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास पहले जो हमारे पास डी से बी की तरफ, डी से बी डेस्टिनेशन पे 50 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उनके 20, ये बन जाएगा 1000। उसके बाद डी से डी की तरफ, डिकेटर से डिमाइंस की तरफ 250 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं और उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 22। उसके बाद मिनियोपोलिस से ब्लू अर्थ की तरफ 200 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 17 है। और लास्टली हमारे पास कार्बनडेल से चीरो की तरफ 150 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं और कार्बनडेल से चीरो के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है $20। अब हम इनके टोटल निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 250 को मल्टीप्लाई कर दें 22 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 5500। 17 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 3400 आ जाएगा और 20 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5500 प्लस 3400 प्लस 3000 प्लस 1000, ये बन जाएगा 12900। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई लीस्ट कॉस्ट मेथड से और ये हमारा इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्पेशल केसेस को डिस्कस किया, यानी कि अनबैलेंस मॉडल को डिस्कस किया एक तो, और दूसरा अगर हमारे पास डिमांड और कैपेसिटीज जो है वो राइट प्लेस पे ना हो तो फिर हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है, डजंट मैटर। उसमें रो या कॉलम आपको वो देख लेना कि किस साइड पे शॉर्ट है, उधर आप रो या कॉलम उसका कॉलम आप डमी क्रिएट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।